बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही, दुआ यही कि मेरे तमाम देखने वाले जो हैं वो खैरियत से होंगे। और जनाब आप सबको मंडे वीक का पहला दिन, ये नया हफ़्ता बहुत बहुत मुबारक हो। और मौसम तो काफ़ी खुशगवार है, लेकिन सियासी मौसम जो है वो काफ़ी गर्मा गर्म है। बट येस, ये सारी चीज़ें एक तरफ आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं, और जिस तरह के आपको चैनल से मुकम्मल अपडेट्स भी मिल रही है, मैं एक अपनी खुशी का इजहार करना चाहती हूँ कि वो ये है कि स्पोर्ट्स में जितनी अच्छी जो है वो हम मुस्बत तब्दीली लेकर आ रहे हैं। चाहे हम पीएसएल की बात करें, उसमें भी हमारे पास कुछ ऐसे क्रिकेटर आए जो पाकिस्तान में नहीं आना चाहते थे, लेकिन पीएसएल हुआ, उन्हें लाया गया। उसके बाद जो हमने ट्रॉफ़ी जीती हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने, वो लोगों के लिए बड़ी खुशाइन थी, एक तोहफ़ा था पाकिस्तानी कौम के लिए। और अब जो है वो इंटरनेशनल फुटबॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान आए वीकेंड पर। एक बहुत ही बेहतरीन हैपनिंग रही, कराची हो या लाहौर हो या चाहे पाकिस्तान का कोई और शहर भी होता, तमाम शहर हमारे अपने हैं। बहुत वार्म वेलकम उन्हें दिया गया, और एक बहुत अच्छा इमेज जो है वो दुनिया भर में गया कि वो जो एक बात कही जा रही थी ना कि पाकिस्तान से स्पोर्ट्स ख़त्म हो रहा है, लोग यहाँ आना नहीं चाहते, खिलाड़ी नहीं आ रहे, उस इमेज को बहुत बेहतर तरीके से जो है ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स की आमद थी, इसने उस चीज़ को तोड़ा। और मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह उन प्लेयर्स ने हम पर भरोसा किया और वो हमारे मुल्क में आए, गो के कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं और तमाम चीज़ें, लेकिन उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हम पे भरोसा किया। और हमने भी कोशिश की कि बहुत ही भरपूर तरीके से जो है वो अपने प्लेयर्स को जो है, क्योंकि वो हमारे पास आए तो हमारे मेहमान थे, सो भरपूर तरीके से उनको वेलकम किया जाए और उनको कुछ खूबसूरत यादों के साथ जो है वो वापस लौटाया जाए जनाब। सो आज ये मैं आपसे बात शेयर करना चाहती थी। और उसके साथ साथ एक और चीज़, वीकेंड पर मैं पिछले कई दिनों से ईद के बाद से जिक्र कर रही हूँ कि जब पाकिस्तानी मूवीज़ जो हैं वो ज़रूर जाएं, जाकर देखें। इत्तेफाक हुआ मेरा भी, मैं इसी वीकेंड गई सिनेमा और मैंने जाकर मूवी देखी यलगार। इतनी बेहतरीन मूवी। पाकिस्तानी मूवीज़ के बारे में कहा जाता है कि अभी बन रही हैं तो स्क्रीन पे इतना अच्छा नहीं है, फिल्म मेकर्स बहुत अच्छा काम नहीं करे, लेकिन एक आर्मी बेस्ड मूवी है जिसमें एक्टर्स ने बेहतरीन काम किया, स्टोरी इतनी अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात कि उस फिल्म को देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो या पाकिस्तान आर्मी हो, वो तो डेडिकेटेड होते ही हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते ही हैं, लेकिन उससे बढ़कर वो रिश्ते, वो घर वाले, वो उनके माँ बाप, वो उनके बहन भाई, वो उनके दोस्त जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं इस मुल्क से जिस तरह वो अपने प्यारों को, अपने बच्चों को आर्मी के लिए भेजते हैं, पाकिस्तान के लिए भेजते हैं। तो हैट्स ऑफ टू ऑल दोज फैमिलीज़ जो पाकिस्तान आर्मी से बिलोंग करती है। बहुत अच्छा लगा मुझे मूवी देखकर। आप लोग भी ज़रूर जाइएगा और उस मूवी को सपोर्ट कीजिएगा, देखिएगा। ये सारी बातें तो वो हो गई जो मैं वीकेंड का स्टफ़ जमा करके लाई थी आपके लिए और मुझे आपसे डिस्कस करना था। आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, सीरियस है, बट मामला डिस्कस करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप लोगों को जो है वो अवेयरनेस मिल सके। क्या डिस्कस करेंगे हम, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले अपने मेहमान को जो है वो मैं शामिल एक गुफ्तगू करती हूँ। ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर खुर्रम खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं। ये बताइए कौन से स्पोर्ट्स से आपको जो है वो लगाव है? फुटबॉल से, क्रिकेट से? बाकी सब पाकिस्तानियों की तरह क्रिकेट से बहुत ज़्यादा लगाव है। क्रिकेट से वो इतनी कमर्शियल कर दी ना कि वो ज़्यादा लोगों में हो गई, लेकिन जिस तरह स्पोर्ट्स हो रहा है पाकिस्तान में, ये बहुत अच्छी बात है। ये माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव चीज़ है। चूँकि मैं बाहर बेस्ड होता हूँ तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है, पर्टिकुलरली जब अभी इंग्लैंड में ही पाकिस्तानी टीम जीती थी तो उसकी खुशी जो है वो बिल्कुल ईद की तरह का समा था वहाँ पर। और आपने देखी होगी सेलिब्रेशन, सड़कों पे भी हम भी वहाँ पे मौजूद थे। तो आप गए थे मैच देखने? जी जी बिल्कुल। आप ओवल ग्राउंड में थे? जी जी। वाह वाह, क्या बात है। तो आप तो विटनेस हैं उस विक्ट्री को, आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ जी, बहुत माशाल्लाह अमेजिंग एटमॉस्फेयर था। क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा, ये भी बहुत कम मौका मिलता है आपको कि आप उस ग्राउंड में मौजूद हो जहाँ पर जो है वो इतनी बड़ी एक तारीख रकम की जा रही हो, और जब हमने अपने रिवायती हरीफ को जो है वो हराया है। अच्छा डॉक्टर साहब, मूवीज़ देखने का शौक़ है? मूवीज़ भी हाँ जी, जब टाइम मिले। टाइम के बड़ा
फुकदान होता है, क्योंकि मैं असल में अभी गुफ्तगू होगी कैंसर रिसर्च में भी हूँ काफ़ी सालों से, तो टाइम बहुत कम मिलता है। अच्छा, लेकिन मैं आपको कहूँगी आप ये मूवी जाकर ज़रूर इट्स अ गुड मूवी। और कुछ सो कॉल्ड हम मूवीज़ को सिर्फ एंटरटेनमेंट समझते हैं, बट अक्सर कुछ चीज़ें इतनी अच्छी और इतनी इंटेंस स्टोरीज़ लेकर आते हैं फिल्म मेकर्स कि आपको देखकर जो है वो आपके अक्सर आपकी थॉट्स चेंज हो जाती हैं। तो जनाब, आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो मेरे लिए और हर देखने वाले के लिए, चाहे मर्द हो औरत हो, किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता है, ये शो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि जब बीमारी आती है तो वो ये नहीं देखती कि मैं अमीर का दरवाज़ा खटखटा रही हूँ या गरीब का। बीमारी बुरी चीज़ है, और कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो पैसे से, जिनको शायद आप डील तो कर सकते हैं बट उनको ख़त्म नहीं कर सकते। उनसे बचने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है एहतियात, और उससे ज़्यादा होती है अवेयरनेस कि आप उस बीमारी को जानें और सही वे में जाकर आप उसका इलाज करें। आज इस बीमारी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और वो है कैंसर। जिस्म में मुख्तलिफ़ तरह के कैंसर्स हो जाते हैं, वजह क्या होती है, क्यों होते हैं, फिर उसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो स्टेज बाय स्टेज मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह के सवाल डॉक्टर साहब के सामने रखूँ कि आज हम कैंसर को समझ सकें कि आखिर ये इतना बढ़ क्यों रहा है और हम इससे लड़ कैसे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि पहले तो थोड़ा इस लफ्ज़ को ही वाज़े कर दें, ये जो कैंसर है, ये लफ्ज़ सुनते ही जो है वो सिर्फ एक ख्याल आता है कि बस अब ज़िंदगी एंड हो गई, अब कैंसर है तो अल्लाह ना करे, बस अब आप मरना ही है। वो तो मौत बरहक है, लेकिन इस बीमारी के बाद आप पेशेंट खुद भी, फैमिली भी, सारे लोग होप छोड़ देते हैं। और तो ये बीमारी असल में होती क्या है? कैंसर इतनी ख़तरनाक बीमारी है ही जानलेवा बीमारी? अच्छा, पहले आपने बड़ा अहम सवाल किया, क्योंकि कैंसर के बारे में ये जनरल कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ़ जगहों पे है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा है और भी जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ ज़्यादा है। उसकी पहली वजह तो ये है कि मैं वाज़े करूँ कि पाकिस्तान में आज से 20 साल पहले तक जो एवरेज एज थी वो 58 साल थी, अब वो बढ़कर 66 साल हो चुकी है। पूरी दुनिया में लोग अब ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं, जो कि वो 100 साल पहले जैसे रहते थे उससे ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ठीक है, पॉइंट ये है कि पहले ये वजह भी है कि बीमारियों को अब जानने लगे हैं, इलाज करवाते हैं, तो इसलिए बिल्कुल ये भी एक वजह है। तो उससे लेकिन अलबत्ता ये हुआ है कि जो लोग पहले जिनका इंतकाल कम उम्र में ही हार्ट अटैक से फॉर एग्जांपल हो जाता था, स्ट्रोक से, कोई और फैक्टर्स जो हमारे माशरे में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन अब लोग चूँकि ज़िंदा रहते हैं तो कैंसर का जो डायग्नोसिस और अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है थोड़ी सी पहले के निस्बत, तो कैंसर का डायग्नोसिस भी ज़्यादा कॉमन हो गया है। अच्छा। दूसरा ये है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। अब हमारी डिपेंडेंस जो है 100 साल पहले इतनी ज़्यादा हवाई जहाज़ों पे नहीं थी, ठीक है, और जो फैक्ट्रीज हैं, कार्बन, ये सब चीज़ें जो हैं, आर्टिफिशियल फूड, एग्जैक्टली, तो ये सब चीज़ें अब बढ़ गई हैं, तो इस वजह से कैंसर का इंसिडेंस भी इंक्रीज़ हो गया है पहले से। लेकिन प्राइमरीली इसका रीज़न ये है कि लोगों में ओवरऑल दुनिया में अवेयरनेस आ गई है। तो पहले आपका इंतकाल किसी शख्स का हो जाता था, उसको मालूम नहीं होता था कि ये कैंसर की वजह से हुआ है, तो लोग कहते थे रसोली है, दर्द हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता होता था कि ये चीज़ कैंसर है, या अचानक से डेथ हो गई। एग्जैक्टली। लेकिन जो आपका अहम सवाल था वो ये है कि कैंसर क्या बिल्कुल जानलेवा बीमारी है, तो इसका जवाब ये है कि कुछ केसेस में हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। बल्कि अब बाहर तो इस तरह है कि जो फिगर्स बताती हैं कि हर तीसरे आदमी को कैंसर होना है, और 2020 तक हर दूसरे आदमी को कैंसर हुआ करेगा, एवरी सेकंड पर्सन। ये आप ओवरऑल किसी एक जगह का बता रहे हैं, आप मुझे एक ओवरऑल रिव्यू दे रहे हैं दुनिया भर में? ये दुनिया भर का मैं आपको बता रहा हूँ कि हर दूसरा शख्स जो है वो कैंसर का मरीज होगा। एग्जैक्टली। ये 2020 के अंदर, जिससे हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और तो इस वक्त करंटली 2017 में है, जो ऑलमोस्ट गुजर चुका है। तो ये तो आपने मुझे बहुत ही हॉरेबल ब्रेकिंग न्यूज़ दी, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चलाई जाए, क्योंकि ये इतनी खौफनाक चीज़ है। लेकिन यस, क्योंकि डॉक्टर साहब का ताल्लुक जो है वो ऐसे इदारे से है जो कैंसर के हवाले से बाकायदा रिसर्च में रहता है मुसलसल। अच्छा, ये जो आप मुझे बता रहे हैं कि अगले 3 सालों में हर दूसरा शख्स जो है वो कैंसर का पेशेंट होगा, और इस वक्त आप कह रहे हैं कि हर तीसरा शख्स जो है वो कैंसर में मुब्तला है। आपने एनवायरमेंटल फैक्टर की बात की, आपने खाने खुराक की बात की, कोई और मेजर रीज़न है जिसको अगर हम आज आइडेंटिफाई कर लें तो उसको हम कंट्रोल कर सकें? देखिए, जो मॉडिफाइबल
रीजंस हैं ना, वो उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। ठीक है, वेट गेन जो है, BMI जिसको हम कहते हैं, उसका इंक्रीज होना, उसकी कैंसर से क्लियर कट एसोसिएशन है, जहाँ दूसरी डिजीजेस से है। अच्छा, वजन बढ़ने से भी कैंसर, अगर ज़्यादा वजन है आपका, आपकी वेट ज़्यादा है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो BMI निकाला जाता है अगर वो नॉर्मल नहीं है तो भी आपको कैंसर, उससे भी इंक्रीज रिस्क है। और उसकी रीजंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन सिंपल अल्फाज में ये है कि अल्लाह ताला ने बॉडी को नॉर्मली ऐसे मैकेनिज्म्स दिए हैं कि जो छोटा खुलिया है ना, सेल जो बेसिक यूनिट है, वो एक हद तक डिवाइड होता है, फिर उसके बाद स्टॉप हो जाता है। आम लफ्ज़ों में आप देखिए कि बच्चे की जो परवरिश जब जो इंक्रीज हो रही होती है बॉडी, वो एक स्टेज पे जाकर ग्रोइंग एज स्टॉप हो जाती है। ठीक है। अब हर ऑर्गन का इसी तरह का मैकेनिज्म है, हर एज उसके कद बढ़ता रहे, एक लेवल पे जाके रुक जाता है। एग्जैक्टली। तो इसी तरह हर ऑर्गन जो आपके पास मौजूद है, लिवर, लंग्स एसेट्रा, हर ऑर्गन ने एक स्टेज पे जाकर रुक जाना होता है, और उसके लिए बड़े टाइटली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म्स हैं बॉडी के अंदर। सही। वो डीरेंज हो सकते हैं मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से। फॉर एग्जांपल, एक सीधी सी एग्जांपल स्मोकिंग की है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी लंग्स के अंदर वो कैपेसिटी कम होती जाती है वक्त के साथ, जिसकी वजह से लंग कैंसर का और भी कैंसर्स का रिस्क इंक्रीज होता जाता है। ठीक है। तो वो मुख्तलिफ जो नॉर्मल मैकेनिज्म्स हैं ना बॉडी के अंदर, जो प्रिवेंट करते हैं ये नॉर्मल सेल्स बनने से, वो आहिस्ता 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 इम्पेयर होते जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आती जाती हैं, जिसकी वजह से फिर ये नॉर्मल सेल्स ग्रो करते हैं, और वो चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा मास फॉर एग्जांपल जो कि वहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए था, वो जमा होना शुरू हो गया। लेकिन सबसे जो अजीब बात है कैंसर के सिलसिले में वो ये है कि उसका एक छोटा सा जो सेल है, उसको भी इस तरह की उसके पास ताकत होती है कि वो अपनी एक पूरी एम्पायर खड़ी कर दे। ठीक है, यानी वो ना सिर्फ अपनी जगह पे बढ़ता जाए, बल्कि वो ब्लड के ज़रिए, खून के ज़रिए दूसरी जगहों पर चला जाए, जो गुदूद हैं आसपास के उनको इन्वॉल्व कर ले। तो इसका बॉटम लाइन ये है कि इस सेल को जल्द अज जल्द पकड़ना और उसको जल्द अज जल्द ख़त्म कर देना, जड़ से उखाड़ देना। तो मतलब वक्त पर तशख़ीस हो जाना मर्ज़ की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट होता है और ये सारी चीज़ें। बट मैं अभी ये सोच रही थी जब डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, मैं ऑलमोस्ट हर डेली जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें कोशिश हमारी होती है डॉक्टर साहब कि हम हेल्थ पे बात करें। फिर चाहे हम किडनी के इशूज़ पे बात करें हो, हमने शुगर पे बात की, हमने दिल के मरीज़ों के हवाले से बात की, या ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल, हर चीज़ जो है ना उसका महवर आकर जो बनता है ना, वो बनता है हमारा लाइफस्टाइल, कि हम क्या खा रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, हमारी ज़िंदगी क्या है। हर वो गुजरता हुआ दिन जिसमें जो हम अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे होते हैं, कुछ लोग वो भी अक्सर इन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। बट नॉर्मली जिस बेहंगम से हम इस वक्त लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, तो ये तमाम बीमारियां जो हैं इनको हम ओपन, हमारी तरफ से एक इन्विटेशन है कि आओ और आकर हम पर हमला करो। कोई ख़ास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए डॉक्टर साहब, क्योंकि आप जितनी बातें कर रहे हैं या जितनी और बीमारियों के एक्सपर्ट आते हैं वो बात करते हैं, एक ही बात करते हैं कि क्या खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, इसमें कॉमनली लोग सवाल ये करते हैं कि पर्सन एक्स था या कोई और बंदा था, उनका जानने वाला, उसने सारी चीज़ें अच्छी की, फिर भी उसको कैंसर हो गया। देखें, ये इसी तरह से है कि जब आप जहाज़ पे सवारी के लिए चढ़ते हैं तो आपको बताते हैं कि जी इस तरह बेल्ट बांधें, इस तरह ये प्रिकॉशंस लें, उसके बावजूद भी जहाज़ का एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप ये तो नहीं करेंगे कि जहाज़ में खड़े होकर चले जाएं, ठीक है। तो या ये है कि उसमें ओवर सवारियां बिठा लें, अगर PIA के जहाज़ है उसमें हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं करेंगे। तो आप प्रिकॉशंस तो लेंगे ना अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए जो लाइफ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि हर शख्स पर रिस्क पर है। ये बात दुरुस्त है। रिस्क फैक्टर तो फिर हर किसी के लिए है ना। उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो स्मोकिंग करते हैं, जो गुटखे का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इन कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं रमज़ान में भी बार बार ये कहती रही कि एक जगह पर मैंने पढ़ा भी था, ये SIUT की तरफ से डॉक्टर अदीब रिजवी ने रमज़ान से पहले ही ये जो है वो इंडिकेशन लोगों को दे दी थी कि जो लोग एम्प्टी स्टमक या खाली पेट जब फास्ट अपना ब्रेक कर रहे होते हैं और वो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो डायरेक्ट जाकर जो है वो आपको अफेक्ट करती है और आपकी किडनी फेलियर या आपको किडनी का कैंसर भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, अवेयरनेस तो हर शख्स दे रहा है अपनी तरफ से, लेकिन हम कहते हैं इसको हुआ है ना, मुझे थोड़ी हो सकता है, ये बात शायद किसी और के लिए है। हम अपने ऊपर रखकर कभी भी ना वर्स्ट सिचुएशन को सोचते नहीं हैं जी। इसकी देखिए, ये एक थोड़ी सी फिलोसॉफिकल बात हो जाएगी, लेकिन इसकी एक बेसिक वजह जो मैं देखता हूँ वो एम्पैथी की कमी है। एम्पैथी ये चीज़ होती है कि एक तो सिंपैथी है कि दूसरे से हमदर्दी होना, एम्पैथी ये है कि आप अपने आप को उसकी पोजीशन में रख कर सोचें, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली वो हमारे माशरे में
थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन ये है कि जो हमारा दीन भी है वो भी यही चीज़ सिखाता है कि अपने बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। सुन्नत का तरीका भी इलाज है, तो मेरे ख्याल में हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए हमारे जहनों में कि बजाय इसके कि हम एक मर्ज़ को उस लेवल तक पहुंचाएं जहां पर उसका इलाज भी मुश्किल हो जाए, अपनी ज़िंदगी भी मुश्किल हो जाए, रिश्तेदारों की भी हो जाए, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले उस स्टेज के ऊपर अपने आप के बारे में अवेयरनेस रखें। ठीक है, अच्छा अब अवेयरनेस कैसे होगी? ठीक है, एक तो अपने का लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, अच्छा खाना है, अच्छा सोचना है, अच्छे माहौल में रहने की कोशिश करनी है। जो फालतू खुराक है ना, फालतू चीज़ें, ये आप सबको बहुत बेहतर पता है कि क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें बुरी हैं, उनसे आपने बचना है। सेकेंडली ये कि कहते हैं कि ये बीमारी इतनी खामोश है कि ये आपके अंदर ही अंदर जो है ये बढ़ रही होती है और आपको पता ही नहीं चलता। एक तो है ना, अल्लाह ना करे कोई बोन फ्रैक्चर हो गई, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब हमें ब्लीडिंग हो, हमें पेन हो या हमें कुछ इस तरह की कंडीशन हो। ये बीमारी इन दोनों कंडीशंस में नॉर्मली नहीं अपेयर होती, सामने नहीं आती, ना आपको ज़ाहिरी कोई ऐसा शुरू में पेन होता है, ना कोई ब्लीडिंग होती है, तो आप डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे होते डॉक्टर साहब, तो फिर इसका डायग्नोसिस टाइम पर कैसे होगा? अच्छा देखिए, इसमें पहले मैं वाजे कर दूं कि कुछ इंडिकेशंस ऐसी हैं जिसमें वाकई इंसान के कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, आप सब चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, उसके बावजूद जिस्म के अंदर एक कैंसर पैदा हो रहा है जो कोई सिम्टम्स भी नहीं दे रहा और वो ऐसे टाइम पे प्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पे पेनक्रियास का कैंसर है, ठीक है। उसमें डॉक्टर साहब ब्लड कैंसर में भी आई थिंक ऐसे ही है ना? जी, ब्लड कैंसर में भी बहुत सारे कैंसर्स में इसी तरह से है कि इनिशियली आपको सिम्टम्स नहीं आते, फिर वही बात है कि हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं जो हमें नज़र आए कि काबू में आ सकता है। तो फॉर एग्जांपल कुछ तो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। अगर किसी शख्स का वेट लॉस हो रहा है जिसकी कोई रीज़न नहीं है, आप कोशिश कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। आपकी खुराक कम हो रही है, आपको लग रहा है कि 2 महीने से, पिछले महीने से जो है आप वैसा नहीं खा रहे जैसे आप नॉर्मली आपको ख्वाहिश होती है। कोई नोजिया सा हो रहा है, सुबह उठते हैं आपको थोड़ी मतली सी फील होती है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिम्टम 2-3 दिन के लिए तो आप परेशान हो जाएं। अगर ये एक पैटर्न चल रहा है कुछ हफ्ते से, 1-2 महीने से, आपको उसके बारे में सस्पिशियस होना चाहिए, सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, आप कह रहे हो ओकेजनली, मतलब आपकी तबीयत ख़राब है, किसी डिप्रेशन में ये वो, तो वो होता है कि इन अ वीक और 15 डेज आप नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ कंटिन्यू रहे, 1-1.5 महीना रहे, आपको लगे कि नहीं मेरी रूटीन में कोई चीज़ तब्दील हो रही है, देन आप कह रहे हैं कि वो अलार्म है। हाँ जी, अब इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कुछ कैंसर ऐसे हैं जो ज़्यादा कॉमन है। फॉर एग्जांपल ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी फिगर्स जो हैं यूरोप में वो हैं 1 in 7, हर 7वीं खातून को ब्रेस्ट कैंसर होता है। जबकि पाकिस्तान में एक अंदाज़ा ये है कि वो शायद इससे भी ज़्यादा है, लेकिन ये बात डेफिनेट है कि पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो आमतौर पर ज़्यादा एग्रेसिव है कंपेयर टू वेस्ट के। उसके मुख्तलिफ रीजन है, जेनेटिक कॉजेज हैं एट्सेट्रा, लेकिन बात यह है कि वहाँ पर डिफरेंस हमने ये देखा है कि ख़वातीन एक छोटा सा भी कोई, अगर उनको कोई गिल्टी महसूस हुई, लंप हुआ, वो 1 सेंटीमीटर का हुआ, आधे सेंटीमीटर का हुआ, तो वो उस वक्त ही अटेंशन, मतलब उनके लिए वो सीकिंग हो जाता है, वो जाकर फ़ौरन डॉक्टर के से रुजू करते हैं और वो लंप जो है छोटा सा वो निकाल दिया जाता है, जिसमें फिर 5 साल का सर्वाइवल जो है वो 95% से भी ज़्यादा है। आप याद रखें कि आम तौर पे इंसान की डेथ जो है वो किसी भी कॉज से हो सकती है, लेकिन अगर आप 5 ईयर सर्वाइवल, हमारा एक ऐसा एस्टीमेट होता है जो हम देखते हैं मुख्तलिफ कैंसर्स के कैसा उनका जो है आउटकम है, तो 5 साल सर्वाइवल अगर आपका 95% से ज़्यादा है, अगर जल्दी तशखीस हो जाए, तो ये कई सारे अमराज से बेहतर आउटकम है। तो ये एम्फसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि अच्छा डायबिटीज़ है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि डायबिटीज़ से एंड ऑर्गन डैमेज, अगर आप देखें, लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, उनके जो है आंखें चली जाती हैं, हार्ट अटैक्स का रिस्क बढ़ जाता है, कई लोगों की सडन डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक में पेन तक नहीं होता। हमने ना बहुत बार मैंने ये जुमला कहा कि हमने डायबिटीज़ को ना अब एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, हमें लगता है ये होगी, हर दूसरे शख्स होगी। अच्छा, तुम्हें अगर डायबिटीज़ है, तुम्हें शुगर है, तो कोई बात नहीं, ये तो सबको ही है। एक घर में 2-2, 4-4 लोगों को हो रही होती है। तब खौफनाक बात यह है
कि जिस तरह हमने इसको कबूल कर लिया, इससे पहले ब्लड प्रेशर एक मर्ज ऐसा था जो हमने कहा कि अब तो सबको ही होना है, तो ये दोनों मर्ज तो हमारे घर के हो गए हैं ना। अब ये तीसरी चीज़ जो सर उठा रही है कैंसर, मैं तो कहती हूँ शुगर के खिलाफ भी हमें जंग लड़नी है, खड़े रहना है, हमने आने वाली नस्लों को बचाना है। छोटे छोटे बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं और अब ये जिस तरह कैंसर सर उठा रहा है डॉक्टर साहब, और जो फिगर्स आप दे रहे हैं 2020 की, ये तो बहुत अलार्मिंग है और ये तो फिर कहाँ लेके जाएगी हमें, आई डोंट नो। देखिए कैंसर में एक ख़ास चीज़ डिफरेंस ये है कि डायबिटीज़ में या बाकी सारे डिजीज़ जो हैं इनको क्रॉनिक डिजीजेस कहा जाता है। अच्छा, थोड़ा स्लो वर्क करती है। बिल्कुल। तो आपने अगर मतलब जनरली 15 से 20 साल का अरसा होता है जिसमें ये एंड ऑर्गन डैमेज, हम इसका ख़ास टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, उसका मतलब होता है कि भाई डायबिटीज़ खुद तो एक डिज़ीज़ है लेकिन कौन से जो आज़ा हैं उनको एंड में वो जाके डैमेज करेगी, तो उसमें जनरली 10 से 20 साल का अरसा लगता है। ये नहीं है कि मतलब हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन कैंसर में वो टाइम हमारे पास नहीं है। अगर आप 4 महीने 6 महीने भी छोड़ दें, अगर किसी ने कोई लंप, कोई गुठली महसूस की है जिस्म के अंदर, कोई गदूद बढ़ते हुए महसूस किए हैं, कोई बुखार ऐसा है जो कि उतर नहीं रहा है, कई महीने से चले जा रहा है, कई महीने से मतलब 1-2 महीने में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, रात को उठते हैं तो पसीनों से शराबूर हो जाते हैं, उसका रीज़न नहीं समझ में आ रहा बिजली के अलावा। तो कोई भी चीज़ जो अनएक्सप्लेन्ड है वो अगर आप उसको उसकी तशखीस की तरफ नहीं जा रहे हैं तो ये टाइम फ्रेम जो है ना ये मंथ्स में है। अच्छा, लेकिन अब यहाँ आप देखें ना, यहाँ पर इंसान की अपनी भी ख्वाहिश और उससे बढ़कर ये कि आप जिसके पास जा रहे हैं वो आपको क्या क्या लैब्स कराने के लिए दे रहा है कि डॉक्टर आपका, या आप किसी अच्छे जीपी के पास जा रहे हैं और वो ये देख रहा है कि आपकी कंडीशन इस तरह की, क्योंकि नॉर्मल से डॉक्टर जो कंडीशन बता रहे हैं इसके और भी बीमारियों में ऐसी कंडीशंस होती हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई ख़ास ऐसी चीज़ आप बताएं तो आपको वो कहेगा हाँ ठीक है तुम्हें यही मर्ज़ है और तुम जाके ये लैब्स करा लो। नो, यहाँ पर असल मकसद ही ये है कि आप किसी सही जो है वो फिजिशियन के पास जाएं, आपको मुआलिज बेहतर मिले जो राइट टाइम पर आपसे टेस्ट करवाए और आप वो करवाएं, और उसके बाद अल्लाह ना करे अगर ये मर्ज़ है तो फिर उसकी जो है वो तशख़ीस हो सके। असल प्रॉब्लम डॉक्टर साहब हमारे यहाँ यही है कि अवेयरनेस नहीं है क्या करवाना है और फिर उसकी तशख़ीस नहीं हो पाती। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ और इसमें ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। पहले के अंदर तो अवेयरनेस की हमने थोड़ी सी बात की, लेकिन दूसरा जो उससे भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है, अगर आपको अवेयरनेस हो भी जाए तो आपने सही फरमाया कि आप जिन लोगों के पास जा रहे हैं कोई हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, तो आपको ज़ाहिर है रिलाई करना है उन लोगों पे जिनके बारे में आपने सुना हुआ है, आपने किसी से सुना ये डॉक्टर अच्छा है, लेकिन कोई सेटअप नहीं है जिसके अंदर अगर आप एक डॉक्टर से सेटिस्फाइड नहीं भी हैं तो आप किसी और के पास चले जाएं। फिर उससे भी नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, ठीक है, वो आप जिस अस्पताल में जाएँ उसके हिसाब से उतने ही कॉस्टली हो सकते हैं, और जहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही हो मुमकिन है कि वो बिल्कुल ही आप 1.5-2 लाख की इन्वेस्टिगेशन कराएं, एंड में आपको पता चले कैंसर भी नहीं है, ठीक है। तो वो यानी एक तरह से लोग समझते हैं कि भाई हम उनके साथ धोखा हो गया। प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीज़ें तो एग्जिस्ट करती हैं और हम इसमें रहते हुए हमने इसमें रहते हुए उससे डील करना है ना, वो डील करना है, अपने आप को बचाना है। अच्छा, अगेन मैं उस पॉइंट की तरफ वापस आऊँगी कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि बॉडी में किसी भी तरह की चेंज, आपके मिजाज में या आपकी रूटीन में तब्दीली आए तो आपने जाकर अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। सेकेंडली ये कि डॉक्टर साहब कुछ कैंसर जिस तरह आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही खामोश है ना, इसमें भी 4 स्टेजेस होते हैं जो नॉर्मली कैंसर को डिवाइड करते हैं। अब जब वो चीज़ अगर ब्लड का कैंसर है या कोई और इस तरह की चीज़ है, अब अल्लाह ना करे मुंह का कैंसर हो जाता है लोगों को, तो उसमें ऐसा चेंज आ रहा होता है कि वो भी कहते हैं कि, लेकिन स्टार्ट में उसके भी सिम्टम्स ऐसे हो रहे होते हैं कि नहीं, आप बता रहे होते हैं कि मुंह क्यों खुश्क हो रहा है या मुंह नहीं खुल रहा होता, तो बड़ा नॉर्मल उसको समझ रहे होते हैं। बट अगर ब्लड कैंसर है जो अब पाकिस्तान में बड़ा कॉमन हो गया है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं अगर ये कैंसर हो गया? अच्छा, ये ब्लड कैंसर्स जो हैं ब्रॉडली 2 टाइप के होते हैं, इनको लिक्विड मैलिग्नेंसीज कहते हैं, ठीक है। सॉलिड से मुराद ये होता है कि जिसमें ऑर्गन है, जैसे ब्रेस्ट है, लंग्स हैं, बाउल है, तो ये सॉलिड कैंसर्स हैं। लिक्विड मैलिग्नेंसीज 2 टाइप की हैं, लिम्फोमास और ल्यूकीमियाज। पहली बात यह है कि इन दोनों कैंसर्स का बहुत उम्दा इलाज मौजूद है, ठीक है। हालांकि ब्लड कैंसर के बारे में जनरली ट्रेडिशनली और हमारी मूवीज़ में भी बहुत एक खौफनाक सी पिक्चर क्रिएट की जाती है कि मौत ही है उसका आउटकम, लेकिन ऐसा नहीं है उनमें, बल्कि कि 5 साल का सर्वाइवल ज़्यादातर लिम्फोमास के अंदर 80 से 85% है। तो आप उसको इस तरह से देखें कि अगर 10 आदमी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनमें से 8 जो हैं 5 साल के बाद भी ज़िंदा होंगे और शायद उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम भी ना हो कैंसर से।
तो उनका अलबत्ता सिम्टम्स आपने सही कहा कि नॉन स्पेसिफिक हैं। नॉन स्पेसिफिक 3 टाइप के हैं, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स कहते हैं, ठीक है। तो आम लफ्ज़ों में आपका, मैंने जो शुरू में इंडिकेशन दी थी कि वेट लॉस हो अनएक्सप्लेन्ड, ठीक है। ख़ास उसका सिम्टम ये है कि रात को लोग उठते हैं पसीने में शराबूर होते हैं। शराबूर होने का मतलब ये है कि उनको कपड़े तब्दील करने पड़ते हैं, इतना ज़्यादा पसीना आता है, ठीक है। और नए गदूद का महसूस करना, गदूद का मसला ये है कि बॉडी में यहाँ से शुरू होकर नीचे तक कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई नई स्वेलिंग महसूस हुई है, याद रहे कि गर्दन में जो है ये जो लिम्फ नोड्स हैं ये अक्सर इंक्रीज हो जाते हैं जब कभी आपको इन्फेक्शन हो, लेकिन उसके बाद इनको वापस से सही हो जाना चाहिए। तो अगर ये सिलसिला चलता रहता है, अगेन जैसे मैंने कहा 6 हफ्ते 8 हफ्ते आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने स्वेलिंग महसूस की है या अभी तक चल रही है, बगल में है, ठीक है, इन सारे ऑर्गन्स में कोई ऐसी चीज़ आपको महसूस होती है जो अनयूजुअल है, तो आपको उसमें वही तशख़ीस के लिए सस्पिशियस होना चाहिए, आपको जाकर दिखाना चाहिए। तो ये सिम्टम है। और टू बी ऑनेस्ट जो ब्लड कैंसर्स हैं या जो लिम्फोमास हैं उनके अंदर आम तौर पे डायग्नोसिस हो जाता है क्योंकि ये सिम्टम्स जो हैं ये जल्दी आ जाते हैं। अच्छा जी, तो उसमें आम तौर पे इतना वेट नहीं करना पड़ता लोगों को, जैसे कि सॉलिड कैंसर्स में होता है। उसमें यह है कि ऑर्गन अंदर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वो तब तक सिम्टम नहीं देगा जब तक उससे पेन या कोई और चीज़ ना है। स्टार्ट में पेन नहीं होता, ये क्या मसला है? मतलब अच्छा, पेन जो है, दर्द भी एक नेमत है। दर्द जो है वो आपको डॉक्टर के पास ले जाता है और आपको पता होता है कि अच्छा ये हिस्सा मेरा जो है ना, ये इसका इलाज होगा, इसकी ज़रूरत है इलाज होना। और अगर दर्द भी ना हो तो वो मर्ज़ जो है वो बढ़ता जाए। और आप देखें शुगर के मरीज़ जो हैं, अल्लाह ना करे उनको कोई चोट लग जाती है या गैंग्रीन हो जाता है, पता ही नहीं चल पाता क्योंकि उनको दर्द का वो महसूस होना ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये दर्द भी एक बड़ी नेमत है, लेकिन जब दर्द ही नहीं हो गया तो बीमारी का कैसे पता चलेगा। मज़ीद बात करेंगे कैंसर के हवाले से, हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में आफ्टर दिस ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर खुर्रम खान हमारे साथ मौजूद हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और हम बात कर रहे हैं आज कैंसर के मर्ज़ के हवाले से। और अगेन मुझे बात याद आती है कि अक्सर आगा सब बताया करते हैं कि एक दौर था जब शहर में 1 या 2 कोई ऑन्कोलॉजिस्ट हुआ करता था। अच्छा, अब एक मुझे खुशी भी होती है ये सुन के कि अच्छा उस दौर में इतना कैंसर ही नहीं था, बट अभी जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि लोगों में इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी कि वो इस तरह के मामला थे। बट लेकिन एक बात तो सच है कि उस दौर में खुराक बड़ी नॉर्मल होती थी, इतना आर्टिफिशियल फूड नहीं होता था, लोग चलते फिरते थे, अपने कामों के लिए थोड़ा मेहनत करते थे, इस्तेमाल करते थे अपनी बॉडी का। वो सब चीज़ें आज हमने छोड़ दी हैं, जिसकी वजह से नित नई बीमारियाँ, नई बीमारियाँ जो आप सुन के भी हैरान हो जाते हैं, भाई ये कौन सी बला का नाम है। वो बला नहीं होती, वो बीमारी होती है जो बला बनकर आप पर जो है वो हमला कर रही होती है। तो इसी तरह कैंसर का भी मुख्तलिफ़ तरह के कैंसर जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, पेट के भी मुख्तलिफ मामलात हैं कैंसर के हवाले से, जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि इंटेस्टाइन्स का भी कैंसर होता है और ये सारी चीज़ें, और ये भी बहुत कॉमन हो गया है कि आपको पता ही नहीं चल रहा। अब पेट में दर्द है, वही वाली बात, किडनी में भी अगर आपको अल्लाह ना करे किडनी फेलियर हो जाए तो ऐसे ही हो रहा होता है जिस तरह आपको वॉमिटिंग्स होंगी और आपको लगेगा आपका स्टमक अपसेट है। तो ये जो पेट के कैंसर होते हैं डॉक्टर साहब, इसमें भी फिर अलामात बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। हाँ जी, इसमें देखें ये जीआई ट्रैक है पूरा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर से शुरू करें तो आपके पास इसोफेगस है, इसोफेगस फूड पाइप है, ठीक है, जो नीचे स्टमक से मिला हुआ है, स्टमक के नीचे फिर इंटेस्टाइन्स हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसमें मुख्तलिफ टाइप की अलामात हो सकती हैं और उसमें हमारी ग़िज़ा ख़ास तौर पे कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो हमारी ग़िज़ा जो है स्पाइसी है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हार्ट बर्न की शिकायत रहती है और हार्ट बर्न को बहुत आहिस्ता लिया जाता है कि कोई बहुत मतलब मसला नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि हर बंदे को ही होता है। और जो कि ठीक भी है कि हार्ट बर्न इटसेल्फ जो है कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज कि वो आपको ये बता रहा हो कि भाई अब अपनी डाइट कंट्रोल कर लें आप। सही। अच्छा, लेकिन लोग नॉर्मली एंटासिड ले रहे होते हैं उसके साथ, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है वो वक्ती तौर पे, कई अरसे तक, सालों तक वो चीज़ वैसी ले रहे होते हैं। यही मसला है, यही मसला है, क्योंकि उससे होता ये है कि जो आपका जो स्टमक है और इसोफेगस, ये ऊपर के 2 ऑर्गन्स जो हैं, ठीक है, इनको कॉन्स्टेंटली एसिड जो है वो चैलेंज कर रहा होता है, ठीक है, मतलब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उससे इसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। जब इन्फ्लेमेशन एक ज़माने तक चलती रहे ना,
बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, तो वो फिर कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो आप ये कह रहे हैं वो दवाइयाँ खा के हम उसको सिम्टम को मार देते हैं, बट वो मर्ज वहीं रहता है। मर्ज वहीं रहता है, बिल्कुल। क्योंकि वो दवाई लेना गलत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इंडिकेशन है कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, तो अपनी डाइट पे ऐसा कंट्रोल करें कि हार्ट बर्न आपको हो ही ना। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कोई और भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो सब कुछ ठीक भी कर रहे हो तो हार्ट बर्न हो सकता है, तो उसके सिलसिले में उनको डॉक्टर से डिस्कशन करनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर 80 से 90% लोग जिनको हार्ट बर्न हो रहा है वो या ओवरवेट की वजह से हो रहा है या गलत डाइट की वजह से हो रहा है। अच्छा, अब जब ऊपर के हिस्से का जो कैंसर होता है उसमें आपके जो सिम्टम्स अलार्मिंग हैं वो अगेन एक तो सिंपल वही सिम्टम्स है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन स्पेसिफिक सिम्टम्स ये हैं कि आपकी खुराक में तब्दीली आ रही है, खाने में फूड फंस रहा है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो इसको इग्नोर करते रहते हैं, जिस पे मैं थोड़ा सा सरप्राइज होता हूँ, क्योंकि कई कई महीनों तक आप लोगों से हिस्ट्री लें, वो कहते हैं हाँ जी 4 महीने पहले हमने नोट किया था कि फूड जो खुराक फंस रही थी, हमने कहा इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। फिर हम इग्नोर करते रहे, करते करते जब पूरा ब्लॉक हो जाता है, जब उनकी ग़िज़ा नीचे ही नहीं जा रही होती, तो तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसा भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल जाता है। तो वो उस वक्त तक बहुत, इसका मतलब है कि आपने लेट काफ़ी हद तक कर दिया है। अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ना जाएं, उस वक्त भी कई ऐसे कैंसर्स हैं जिनका पूरा मुकम्मल इलाज और क्योर मौजूद है, तो इसलिए जाना शर्त है। अब जो ज़्यादा कॉमन कैंसर्स हैं वो इंटेस्टाइन्स के हैं, ख़ास तौर पे लार्ज इंटेस्टाइन के, जिसको कोलॉन कहते हैं हम। ठीक है, उसके अंदर जो है ना आपके पखाने के अंदर तब्दीली महसूस होती है। यानी आपने अगर मिसाल के तौर पे हर आदमी का एक पैटर्न होता है, दिन में 1 दफ़ा जाना है, 2 दफ़ा, अगर वो तब्दीली हो रही है या किसी को ज़्यादा डायरिया हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो गई है और वो पैटर्न अगेन चल रहा है, डायरिया यहाँ बहुत कॉमन है अब हमारी ग़िज़ा की वजह से, तो मैं फिर वही कहूँगा कि बंदे को सही अवेयरनेस होनी चाहिए कि कब अलार्म बेल्स बजनी चाहिए। राइट। और जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर आप कॉन्स्टिपेटेड भी रहते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन भी है, तो भी वो भी जो है उसके लिए भी आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं कि आया कहीं और कोई और प्रॉब्लम ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, लंग्स का कैंसर भी बहुत है, आप अगर अस्पतालों में चले जाएं तो आपको लगेगा हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा है। किडनी की बात करें हम या लंग्स की बात करें, सो ये लंग्स को स्पेसिफिक रीज़न है इसके लिए भी? एक तो स्मोकिंग का आपने स्टार्ट में जिक्र किया था, इसके अलावा कुछ और? लंग में जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो स्मोकिंग ही है। ठीक है, लेकिन कुछ एडिशनल कॉजेज़ हैं, फैक्ट्रीज़ का धुआं वगैरह जो है जो हम इनहेल करते हैं, या गाड़ियों का धुआं भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वो भी हम इनहेल करते हैं हर टाइम। लेकिन बाय एंड लार्ज स्मोकिंग जो है उसका पैसिव स्मोकिंग भी याद रहे, एक तो लोग खुद स्मोक कर रहे हैं लेकिन वो ख्याल नहीं करते। बाहर थोड़ा सा डिफरेंस एक तो ये कि स्मोकिंग में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है पिछले कुछ सालों में, जिससे कि लंग कैंसर की इंसिडेंस में भी कमी आई है। प्लस आपको जान के हैरत होगी कि जो लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से होता है उसका आउटकम जो है वो डिफरेंट है कंपेयर टू उस लंग कैंसर के जो खुद से हो गया। अच्छा। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से जितना डैमेज हो रहा होता है सेल्स को स्मोकिंग की कांस्टेंट होने की वजह से, वो आम कैंसर में नहीं होता। तो वो अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा अब तो हो गया है तो भी स्मोकिंग क्विट नहीं करते, वो कहते हैं मरना तो है ही तो फिर अपने शौक पूरे करके मरो। ऐसे भी लोग हैं, मतलब शाबाश ऐसे लोगों को कि वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। इतनी बड़ी जो है वो तकलीफ़ और फिर पैसे का भी खर्च, फैमिली भी सफ़र कर रही होती है, वो रिश्ते जो आपसे मुंसलिक हैं, आपने तो अपना बोरी बिस्तरा बांध लिया है, लेकिन वो जो बेचारे जिन लोगों के साथ आप रिश्ते में बंधे हुए हैं उनका क्या कसूर है? और यही मामला उन लोगों के साथ भी डॉक्टर साहब जो मुंह के कैंसर में पान, गुटखा, छालिए का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर फसीला मीर आते हैं हमारे पास, वो ENT सर्जन है, तो वो बताते हैं कि एक पेशेंट होगा उसको मुंह का कैंसर पान गुटखे की वजह से होगा, और जो उसका अटेंडेंट होगा उसके मुंह में पान और गुटखा होगा। उसको समझा रहे होंगे तो उसको लगेगा कि नहीं ये जो बेड पर मरीज़ है ना इसको तो हो गया है, मुझे नहीं हो सकता, मुझे क्यों होगा? मतलब देख के भी इबरत नहीं आती लोगों को। तो फिर आप ऐसे लोगों को फिर आप कैसे उनको झंझोड़ सकते हैं या उनको बोल सकते हैं कि अपने आप को बचा लो? देखिए, आपने अभी रिसेंटली वाक़या सुना था ना, मैं यूके में ही था, मैं बड़ा अफसोस हुआ था, दिल खराश वाक़या था, ये जो ऑयल टैंकर का वाक़या था। उसके बाद फिर एक मैंने देखा कि वो कल पेप्सी का भी एक बीच में वाक़या हुआ, वो जो उसमें क्या मुझे वो उसमें भी इसी तरह हुआ था कि वो कोई उलट गया था टैंकर, उसके अंदर जो लेकर जा रहे थे कोका कोला वगैरह, और उसके लिए लोगों का इतना बड़ा हजूम था जिसकी कोई इंतहा नहीं, और लोग 2-2 बोतलें लेकर वहाँ से जा रहे थे। बात यह है कि आप
उस वक्त तक ये हमारे अंदर एक टेंडेंसी हो गई है कि हम ये समझते हैं कि जब तक हम खुद सफ़र नहीं कर रहे हाँ, तो वो चीज़ नहीं अच्छा होगी। मैं कल न्यूज़ में कहीं देख रही थी कि वो एक और टैंकर किसी और शहर में इस तरह हुआ कि वो भी उलट गया था, डीजल या पेट्रोल का कुछ था, तो वहाँ पर बाकायदा लोग ट्रिक के ज़रिए उसको जमा करे थे। अभी 200 सवा 200 लोग जल गए, दुनिया से चले गए, कोई डर खौफ नहीं। इसमें आपकी पढ़ाई भी एक तरफ, आपकी तरबियत भी, ये तो एक ऐसी कॉमन चीज़ है जो हर इंसान अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो वो उस चीज़ को समझता है कि इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन हम लोग जो है ना कुछ मामलों में आकर हम लोग बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। बट जिस तरह डॉक्टर साहब बात करें, और आज डॉक्टर साहब को यहाँ बुलाने का मकसद ही, मेरी टीम का मकसद यही है कि जिस तरह ये चीज़, ये बीमारी जो है कैंसर की इतनी तेज़ी से हमारे अंदर जो है वो पैदा हो रही है और आपको नहीं पता कि आप इस वक्त बैठे हुए हैं तो आपके अंदर क्या चीज़ चल रही है। सो डायग्नोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर मैं थोड़ा सा इसके, क्योंकि आज बेसिकली इसके हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम ही है, इस तरह के सिम्टम्स है, जितने भी आपने सिम्टम्स का जिक्र किया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, इन्वेस्टिगेशन होती है और पता चलता है कि आपके अंदर कैंसर मौजूद है। अब हर कैंसर का अलग तरीके से ट्रीटमेंट है, बट टेस्ट क्या किए जाते हैं? बायोप्सी की जाती है, इसके अलावा मुख्तलिफ टेस्ट? हाँ जी, देखें डिफरेंट कैंसर्स के हिसाब से थोड़े से टेस्ट जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है प्रिंसिपल सेम है। ठीक है। प्रिंसिपल ये है कि आप पहले स्टेप में ये असेस करते हैं कि कैंसर है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब वो जिस जगह का कैंसर है उसके लिए, फॉर एग्जांपल अगर लंग्स का है तो उसके लिए ब्रोंकोस्कोपी होती है। ठीक है। वो अगर जीआई ट्रैक्ट का है तो उसके लिए एंडोस्कोपी होती है, कोलोनोस्कोपी है। ठीक है। ब्रेस्ट का कैंसर है तो उसके लिए एग्जामिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेमोग्राम है। ठीक है। अल्ट्रासाउंड स्कैन है। तो डिफरेंट कैंसर्स के लिए इनिशियल इन्वेस्टिगेशन प्रिंसिपल यही है कि आप पहले लोकली उस जगह पर असेस करें कि कैंसर है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड स्टेप में हमेशा बायोप्सी मस्ट है। ठीक है। आप, ये अक्सर लोगों को ये होता है कि जी जब पता चल गया कि कैंसर है तो फिर आप क्यों उसको कंफर्म करना चाहते हैं? बायोप्सी से शायद डॉक्टर पैसे बनाना चाहते हैं। हाँ, अब उनको ये नहीं पता कि बेनाइन है या मलिग्नी, ये कंफर्म पहला स्टेप हो गया। हाँ। दूसरा स्टेप ये है कि अब कैंसर के बारे में इतनी ज़्यादा रिसर्च बढ़ चुकी हुई है कि अगर एक दो इंसान हैं जिनकी सेम एज है, एग्जैक्टली सेम जगह पे कैंसर है और सेम कैंसर है, लेट्स से कि वो लंग कैंसर है, ठीक है, उन दो कैंसर्स के दरमियान इतना फ़र्क हो सकता है कि एक कैंसर में इंसान की एक्सपेक्टेड सर्वाइवल हो 6 महीने। अच्छा। और दूसरे में हो 5 साल। हालांकि उनकी एक्सटेंट भी सेम है, ऐसा नहीं है, स्टेज भी सेम है। तो ये डिफरेंस जो है इस वजह से है कि उसकी बायोलॉजी इंटायरली डिफरेंट हो सकती है। तो हमें मस्ट है कि हम बायोप्सी करवाएं ताकि सबसे पहले तो ये तशखीस हो कि वो डेफिनेटली कैंसर है। अच्छा, लेकिन बायोप्सी जो है ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके बारे में लोगों की ये सोच है, ये एक टेस्ट है, ये कोई सर्जरी नहीं है, बट इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है पेशेंट को। बट लोगों को लगता है कि अगर ये करवाएंगे तो कैंसर फट जाएगा। ये जो कैंसर फटने वाला मामला है ना, ये बड़ा कॉमन है। अब उसकी वजह से लोग बाबाओं के पास पता नहीं कहाँ मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, यही सोच लेके कि शायद हमें वहाँ से जो है वो शिफा मिलेगी। और हर कोई आपको डरा रहा होता है कि नहीं बायोप्सी नहीं कराना, वरना वो छेड़ोगी ना, छिड़ेगा तो वो फट जाएगा या फैल जाएगा। सो डॉक्टर साहब, ऐसा होता भी है कुछ केसेस में या नहीं होता? देखिए, ये मैंने सुना है कि कहीं कुछ जगहों पर ऐसे मामलात हुए भी, लेकिन आप उसको क्लियर नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत गलत सोच है। अगर प्रोसीजर स्किल्ड हैंड्स के अंदर हो, देखिए अभी मैंने पिछले महीने ही, बल्कि हाँ हो गया, पिछले महीने ही मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इनवाइटेड था, मैं वहाँ पे मैंने टॉक दी। हमने तकरीबन 400 बायोप्सीज की पेशेंट्स के अंदर, और रिसर्च बायोप्सीज थी जिनकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये वो पेशेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि हमारा डायग्नोसिस हो चुका हुआ है, हमने 4-6 महीने में मर जाना है। ये सारे गोरे पेशेंट्स से ज़्यादातर, लेकिन आप हमारी बायोप्सीज कर लें ताकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए कैंसर के बारे में। अच्छा। तो हमारा टोटल जो कॉम्प्लिकेशन रेट था वो 0.1% था। यानी अगर हमने 100 प्रोसीजर्स किए तो उसमें एक से भी कम आदमी था जिसको कॉम्प्लिकेशन हुई, फॉर एग्जांपल पेन वगैरह। तो अगर अच्छे हाथों में ये प्रोसीजर किया जाए तो ना तो ये कैंसर फटना चाहिए, ना ही इससे कोई ज़्यादा पेन वगैरह होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा
24-48 घंटे तक माइल्ड सा पेन होता है जो पैरासीटामोल से ठीक हो जाता है। ठीक है। देखें वो आपको बताएंगे कि पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन तो आप अगर पैरासीटामोल की गोली भी लें तो उसके बाहर अगर आप पढ़ें कि जो रिस्क हैं तो आप कभी पैरासीटामोल भी नहीं ले सकते। एक बात ये भी तो है ना, क्योंकि ये इतना तेज़ी से मर्ज बढ़ रहा होता है और इसमें कुछ महीनों की कहानी होती है, तो इस लेवल पर वो मर्ज आ गया है कि जब आप उसकी बायोप्सी कराते हैं तो वो ऑलरेडी इतना बढ़ चुका होता है या वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा होता है कि फिर आपको लगता है कि अच्छा मैं हमने बायोप्सी कराई थी तो देखो अभी और तेज़ी से बढ़ने लग गया है। देखिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अगेन यही कि एक बीमारी तो है, अब जो उसका प्रोसीजर है अगर आप उससे नहीं गुजरेंगे तो फिर आपका इलाज कैसे मुमकिन हो सकेगा। और फिर अगेन मिस स्टेजेस बड़ी काउंट करती हैं। डॉक्टर साहब बायोप्सी के बाद आप लोग ये डिसाइड करते हैं कि आया सेकेंड स्टेज है या थर्ड स्टेज है? बायोप्सी से सिर्फ कंफर्मेशन होती है आमतौर पे कि ये कैंसर है, फिर उसके बाद ज़्यादातर सीटी चाहिए होता है ऊपर से नीचे तक का, चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस हम उसे कहते हैं। अच्छा उसमें भी याद रहे कि लोगों को ये अंदेशा रहता है जब सीटी नॉर्मल निकला है, अल्लाह करे ज़्यादातर लोगों का निकले, जिसमें अच्छी बात होती है, लेकिन ये है कि डॉक्टर के पास कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा इल्म मौजूद नहीं है कि वो एक इंसान को देखकर बताए कि उसके अंदर ये कैंसर फैला है या नहीं फैला। हाँ वो असेसमेंट ज़रूर कर सकता है, वो इनिशली ख़ासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर में बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि वो नहीं फैला होगा, ठीक है, तो आप ये आपकी एक गट फीलिंग होती है कि इंशाल्लाह नहीं फैला होगा, लेकिन फिर भी आप जब तक अंदर पिक्चर देख ना लें आप कह नहीं सकते। तो वहाँ पर ये एक प्रॉब्लम आती है, मेरे जो डॉक्टर कॉलीग्स यहाँ पर दोस्त हैं उनसे बात होती है तो वो कहते हैं हम जब स्कैन कराते हैं तो बाद में जब वो नॉर्मल निकलता है तो बजाय इसके कि पेशेंट अल्लाह का शुक्र अदा करे, वो आकर ये क्वेश्चन करता है कि जी आपने हमारा 50,000 जो भी पैसे उसके लग रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द हॉस्पिटल वेयर इट इज़ टेकिंग प्लेस, तो वो फिर ये चैलेंज करते हैं कि भाई आपने कराया क्यों जब आपको पता था। लेकिन एक बात ये तो बात सच है ना कि ये एक बहुत महंगा इलाज है और हर शख्स जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। जब अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो फिर इसलिए डॉक्टर के पास भी नहीं जाते कि जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले उसकी फ़ीस देनी है, उसके बाद वो जो लैब्स कराएगा वो फ़ीस देनी है। ये जो फ़ीस है ना ये इंसान को रोक देती है। सो डॉक्टर साहब कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद इस मर्ज की वजह से इस दुनिया से चले जाते होंगे या डॉक्टर के पास ही नहीं जाते होंगे। अच्छा देखें इसमें भी थोड़ी सी लैक ऑफ अवेयरनेस है, क्योंकि कराची के अंदर ही मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो फ्री सारी चीज़ें कर रहे हैं। इंडस हॉस्पिटल का आपने यकीनन सुना होगा, ठीक है, तो वहाँ पर तो कोई मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वहाँ पर आपकी कोई ऐसी काउंटर ही नहीं है जहाँ पर आप पैसे ले या दे सकें। तो बात यह है कि हाँ कुछ हद तक ये ठीक है कि हमारा हेल्थ सिस्टम सपोर्ट नहीं करता हर चीज़ को, मैंने पहले ही कहा कि ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी कमज़ोरी ये है कि हम उस पर तहकीक भी किसी चीज़ पे नहीं करते। लेकिन आप ये भी तो देखें ना डॉक्टर साहब कि कितने % आबादी है हमारी जो शहरों में रहती है जी, ठीक है। आप देखें कराची से ही आप थोड़ा सा निकलें तो आपको हाईवे पर कितने छोटे छोटे से गांव, देहात, शहर, कस्बे ऐसे मिलेंगे जहां पर शायद डिस्पेंसरी मिल जाए, अल्लाह ना करे अगर कोई बड़ा इंसिडेंट वहां हो जाता है तो वहां पर फर्स्ट एड देने के लिए भी है लोग मौजूद नहीं होते। तो इस तरह प्रॉपर इस तरह के अमराज के लिए डायग्नोसिस होना, प्रॉपर सेंटर्स बने होना, ये तो एक कहना चाहिए कि एक फैंटेसी वाली बात है जो की जाए, क्योंकि हम सिर्फ बात उन लोगों की नहीं कर रहे होते जो शहरों में रह रहे हैं। मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि जो हमारे मासेस हैं हर तरह के लोगों के हवाले से बात की जाए। तो और फिर अगर हम मर्दों की या ख़वातीन की भी बात करें तो जितने सिम्टम्स आपने बताए हैं ऐसी जगहों पर लोग उनको इग्नोर भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। बट वक्त की कमी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ने शेयर की। सिर्फ एक बात कहूँगी जो डॉक्टर साहब कह के जा रहे हैं इस वक्त कि किसी भी तरह की तब्दीली अगर आपके अंदर हो रही है या आप महसूस कर रहे हैं तो ज़रूर जाइए एक बार। जान है तो पैसा भी है, जहान भी है, वरना कुछ भी नहीं है। एक ब्रेक लूँगी, इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करूँगी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान।